अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी एडवांस्ड इन्वेस्टर अप्रेजल टूल नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, उसका डिसीजन रूल ये हमने सीखा था। और आर जो एनपीवी कैलकुलेशन में यूज़ होता है उसका क्या मीनिंग है, उसका मैंने तारुफ आपसे करवा दिया था। और एनपीवी जब हम मेजर करते हैं, एनपीवी की जो वैल्यू आती है वो एनपीवी हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, हम उसके पॉजिटिव होने पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं और नेगेटिव पे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं। इलस्ट्रेशन 11। एनपीवी कैलकुलेशन के ऊपर एक थोड़ा सा एक एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। इलस्ट्रेशन 11 से हम इसको देखते हैं। हमें कंपनी की कहानी दी गई है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग टू अंडरटेक एन इन्वेस्टमेंट। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%. The initial cost of investment would be 100,000 and the expected annual cash flows from the project would be as under. Year wise रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट क्या होंगी और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट नेट रिटर्न क्या आएगी। हमने ये जो प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज को हमने देखा था, ये हमारे नेट कैश फ्लोज ही होते थे। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके नेट हमें क्या आ रहा है, ये वही कैश फ्लोज थे। तो अभी तक हमें इलस्ट्रेशन 9 जो आखिरी की थी उसमें हमें वो गिवन था। यहाँ पे उसने हमें उसका ब्रेकअप भी दे दिया है कि भैया रेवेन्यू होगा पहले साल, ये इसकी कॉस्ट होगी और ये नेट रिटर्न आपको मिल रही होगी। रिक्वायरमेंट पार्ट ए, यूजिंग डिस्काउंटिंग कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो पहला पार्ट तो सिंपल है, प्रोजेक्ट एनपीवी कैलकुलेट करने को हमें कहा गया है। तो प्रोजेक्ट एनपीवी के लिए अगर मैं यहीं पे अगर हम डेटा लें तो हम ईयर वाइज नेट कैश फ्लोज लेते हैं और फिर हम डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे 15% पे, प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और देन सम विल बी नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें जो डाटा दिया गया है उसके तहत हमारी इन्वेस्टमेंट 100,000 की है। इन्वेस्टमेंट को हम नेगेटिव में शो करते हैं। फिर हमें ईयर वाइज रिटर्न बताई गई है। 3 साल में हमें रिटर्न आनी है। पहले साल 20,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 84,000। अच्छा, जब हमें 15% का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, यहाँ पे अब हम एक चीज़ और सीखते हैं। वैसे तो हमने सीखा हुआ डिस्काउंट फैक्टर जो होता है वो है 1 + r⁻⁻n और हम इस फार्मूला की मदद से डिस्काउंट फैक्टर बार बार कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें एक सहूलत अवेलेबल होती है, दैट इज़ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल। और आप अपनी किताब के आखिरी पेज पे जाएं और उसमें सेकंड लास्ट पेज पे जाएं तो वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स आपको गिवन है। मैं भी अगर अपने पास खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास एक्सेस में है वो टेबल्स, तो लीजिए जी, ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स हमारे पास यहाँ पे तो जनाब ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल आप खोलेंगे तो इसमें आप देखिए, आपको इस टॉप पे ये परसेंटेज नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे पीरियड्स एन नज़र आ रहे हैं। हमें 15% चाहिए, तो टेबल के दो हिस्से हैं, निचले हिस्से में आइए तो ये 15% मिल गया और हमें 15% के डिस्काउंट फैक्टर्स चाहिए N1 2 3, 1
2, 3। हम कैलकुलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें सहूलत अवेलेबल है कि हम कैलकुलेटर की बजाय ये टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेबल हमें एग्ज़ाम में ऑन डिमांड भी अवेलेबल है। हम चाहें तो 1 या 2 पेजेस के ये टेबल होते हैं, ये हम घर से भी कैरी कर सकते हैं प्रिंटेड में, बल्कि घर से कैरी कर जाए, एग्जामिनर कहे जी नहीं जी मैं खुद दे दूंगा तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना, नहीं तो ये आपके लिए सहूलत है। मुझे लगता है कि इससे आपका काम क्विक हो जाता है। आपको फैक्टर से कैलकुलेट करके लिखने के बजाय आपने टेबल सामने रखना है और यहाँ से ये वैल्यूज़ आपने पिक कर लेनी है। आप इनको ये फार्मूलाज, ये वैल्यूज़ आप देखिएगा इस टेबल की टॉप पे ये फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है जिसकी मदद से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया भाई ये फार्मूलाज की मदद से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं। अब हमें जिस परसेंटेज के फैक्टर्स चाहिए उस परसेंटेज के कॉलम में जाके हम फैक्टर उठा लेते हैं। तो यहाँ से जनाब हमने ये 3 फैक्टर्स हैं 15%, 1, 2, 3 जो हमें चाहिए, इनको हमें यूज़ करना है अपनी डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशन में। तो 0.870, 0.756 एंड 0.658। और हमने कहा तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तो प्रेजेंट में होती है, उसका फैक्टर हम यूजुअली 1 लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू 100,000 जी, नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू 17,400 पॉजिटिव है, नेक्स्ट 30,240 और आखिरी 55,272। लीजिए जी, यहां से यू कैन हैव एनपीवी। एनपीवी नेगेटिव आ रही है, आर यू श्योर? क्यों आप श्योर हो? मुझे यहाँ से देख के नजर आ रहा है कि पॉजिटिव है ये। इसका मतलब आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये एक बड़ी बेसिक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। दिस इज द नेगेटिव वैल्यू एंड दीज आर द पॉजिटिव वैल्यू। आपने इसमें से इनको माइनस कर दिया तो आपका आंसर नेगेटिव आ गया। गलत बात कर रहे हो, ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो स्टार्ट विद -100 देन प्लस 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 प्लस, इस तरह करके कीजिए तो आपका आंसर 2910 2912 जी। तो ये हमारी जनाब पहला पार्ट से मैं कहा था एनपीवी कैलकुलेट कीजिए, तो वो हमने जनाब कैलकुलेट कर ली, डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म से एनपीवी कैलकुलेट कर ली। अच्छा जी, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट वर्किंग है, एक नया अंदाज है। आल्दो एग्जाम में ये एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक्टिविटी यहाँ पे डाली गई है ताकि आपको थोड़ा सा एनपीवी की अंडरस्टैंडिंग में मजीद कोई डेप्थ आपकी आ जाए। यूज कंपाउंडिंग अरिथमेटिक्स टू कैलकुलेट व्हाट द इन्वेस्टमेंट शुड बी वर्थ एट द एंड ऑफ द ईयर 3। कंपाउंडिंग अरिथमेटिक्स से बताइए इन्वेस्टमेंट की वर्थ 3 साल बाद क्या होगी। इन्वेस्टमेंट की वर्थ से मुराद है कि जिस ये प्रोजेक्ट जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, इस प्रोजेक्ट में 3 साल बाद कितने पैसे, कितने वैल्यू के एसेट्स पड़े होंगे शेयर होल्डर के लिए। प्रोजेक्ट की वर्थ से क्या मुराद है, दोबारा सुन लो, वर्थ इज फॉर द ऑनर, वर्थ इज फॉर द ऑनर। और मैंने आपको बताया था हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये पैसा हम कहीं बाहर से अरेंज करेंगे और हम पैसा अरेंज करके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट से ये कमाएंगे, इस कमाई में से इन्वेस्टर को पहले रिटर्न दी जाएगी, फिर इन्वेस्टर को उसका असल ज़र वापस दिया जाएगा, उसके बाद कारोबार में क्या बचा। वैसे तो एनपीवी की एक्सप्लेनेशन भी मैंने यही दी थी, बट एनपीवी के मतलब का थोड़ा समझ लो, इस पार्ट बी से वो फर्क कैसे होने वाला है। एनपीवी में क्या बचा मेरे पास, दैट इज गिवन इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म, लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है, बताओ क्या बचा एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स। एनपीवी में भी हमने यही कैलकुलेट किया, क्या बचेगा ऑनर्स के पास, लेकिन वो हमने कैलकुलेट किया है प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, क्या बचेगा ऑनर के पास प्रेजेंट वैल्यू में। लेकिन यहां पे वो कह रहा है वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट बताओ एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट का भी यही मतलब है कि ऑनर के पास क्या बचेगा, लेकिन 3 साल बाद बताओ। इसकी कैलकुलेशन भी किसी ज़माने में आप लोगों ने शायद सीखी होगी अकाउंटिंग की, मुझे लगता है किसी न किसी एक्टिविटी में ये कैलकुलेशन आपसे शेयर की गई होगी, तो मैं भी इसको आपके सामने दोबारा रिपीट करता हूं। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इनिशियल,
उसके लिए इन्वेस्टर से हमने लिए 1,00,000। पहले साल में इन्वेस्टर को हमें कितनी रिटर्न देनी है? 15% रिटर्न इन्वेस्टर को हमें देनी है पहले साल में, रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 15%, वो बनती है 15,000। इसका मतलब इन्वेस्टर के 1 साल बाद टोटल फंड जो इन्वेस्टर के हो जाएंगे हमारे पास, आफ्टर 1 ईयर इन्वेस्टर के टोटल फंड हो जाएंगे हमारे पास 1,15,000। ठीक है जी, हमने इन्वेस्टर से 1,00,000 लिया, 1 साल उसका पैसा हमारे पास रहा, 1 साल में हम उसको 15% रिटर्न देंगे, तो साल बाद इन्वेस्टर का पैसा हमारे पास 1,15,000 हो चुका। और साल बाद हमने कमा कितना लिया? 20,000। हमारे पास इन्वेस्टर का पैसा 1,15,000 हो चुका है, हमने पहले साल में 20,000 कमाया, तो हम उसको वापस कर देते हैं। रिटर्न टू इन्वेस्टर, हम जितना कमाया हम सारा इन्वेस्टर को वापस करते हैं 20,000। तो इसके बाद इन्वेस्टर का कितना पैसा नेट रह गया साल बाद? 95,000। इन्वेस्टर का पैसा 1 साल बाद हमारे पास अब 95 रह गया। ठीक है जी, 1,00,000 में 15 इनकम उसकी ऐड हुई, 20,000 उसको रिटर्न वापस कर दिया हमने, बाकी 95 रह गया। अब जनाब रिटर्न रिक्वायर्ड नेक्स्ट ईयर की डालो। अब नेक्स्ट ईयर ईयर 2 में इस पे रिटर्न लगेगी ना, कितनी बनती है? 14,250। तो जनाब अब इसका सम बताओ, आफ्टर 2 ईयर इन्वेस्टर के पैसे कितने हुए? 1,09,250। अब आफ्टर 2 ईयर हमने कितना कमाया? 40,000। तो इसमें से अगेन लेस कर दें, रिटर्न टू इन्वेस्टर 40,000 इसमें से लेस कर दें, बाकी क्या बचा? 69,250। इसमें अगेन रिक्वायर्ड रिटर्न अब तीसरे साल की 15% पे, कितनी बनी? 10,10,87.588 कर लो, इसको राउंड ऑफ कर लो, कितने पैसे हो गए? 7,9,638। कितना कमा लिया? 84,000। तो जनाब जो अर्निंग है, रिटर्न है, वो 84,000 का है, लेकिन हमने तो इन्वेस्टर को 79 ही देना था ना, तो इसका मतलब बाकी हमारे पास सरप्लस बच गया ना। सरप्लस कितना बच गया? 4,362। ये है जी कहानी जो तुमसे मांगी थी। 3 साल बाद प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, मैंने इसका मतलब समझाया। 3 साल बाद प्रोजेक्ट की वर्थ से मुराद 3 साल बाद जो ऑनर्स हैं उनके पास क्या बचेगा। तो भाई ये बचेगा 3 साल बाद ऑनर्स के पास। पूरी कहानी अब समझ लो। यहां से इन्वेस्टर से पैसा लिया, पहले साल की इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी बनी, इन्वेस्टर की टोटल फंड्स कितने बन गए पहले साल बाद, हमने कितने वापस कर दिए, कितने बच गए पहले साल के एंड पे, दूसरे साल की रिटर्न कितनी बनी, दूसरे साल के टोटल फंड्स इन्वेस्टर के कितने बन गए, दूसरे साल की कमाई उसको वापस की, दूसरे साल के एंड पे नेट कितना बचा, तीसरे साल की कमाई, टोटल फंड्स इन्वेस्टर के, और तीसरे साल के टोटल इनकम में से इन्वेस्टर की टोटल फंड्स जब वापस कर देंगे तो ऑनर्स के पास क्या बचा। ये है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट या वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर 3 ईयर्स। ये जो सरप्लस है ये वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर 3 ईयर्स है। ये कंपाउंडिंग मैकेनिज्म से हमने इसको समझा है कि प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाएगा 3 साल बाद तो बिजनेस ओनर्स के पास क्या बचेगा। इट इज़ 4362। ये इस तरह की कैलकुलेशन मुझे याद पड़ता है, हमने इस सब्जेक्ट के अलावा भी कहीं ना कहीं की होती, की भी आप लोगों ने कहीं इंट्रो वगैरह में नहीं की भी, ये की भी है नहीं की भी। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ता है कि मैंने फाइनेंस पढ़ने से पहले इस तरह की कैलकुलेशन किसी न किसी काउंटिंग के सब्जेक्ट में हमने कभी पढ़ी थी अपने।
R2 में, अच्छा ठीक हो गया। तो जी कोई सवाल? अच्छा जी इसका पार्ट सी देखिए, रिकनसाइल द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड बाय कंपाउंडिंग, मतलब पार्ट बी में विद एनपीवी। तो भाई रिकन्सिलेशन में जैसे मैंने आपको बता दिया ज़बानी कि ये दोनों वैल्यूज एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्क सिर्फ क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है जीरो में और ये फ्यूचर वैल्यू है मतलब 3 साल बाद। उसने कहा इनको रिकनसाइल करो, इनको मैच करो। तो मैच करने के लिए क्या करें, इसको भी जीरो में ले जाए, ये 3 साल बाद है ना, तो इसको भी जीरो में ले जाओ। तो इसको जीरो में ले जाना है तो इसको 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। 3 साल बाद की वैल्यू को जीरो पे लाना है तो हम 0.658 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनी वैल्यू जी, 2870। ये एग्जैक्ट मैच तो नहीं हुई, वो 2912 है, ये 2870 है। और ये डिफरेंस की वजह ये है कि हमारे ये जो डिस्काउंट फैक्टर्स हैं ये राउंड ऑफ हुए हुए हैं, ये हमारे राउंड ऑफ हुए हैं, क्योंकि हम फैक्टर जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे उसके आगे तो 8 10 12 डेसिमल्स आ जाते हैं। ये 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके मैं टेबल में दिए गए हैं, इसलिए ये हमें यहाँ पे मैच होते नज़र नहीं आए। लेकिन अगर आप इसके सोल्यूशन पे जाएं जो कि पेज 33 पे अवेलेबल है, 32 33 पे, तो वहाँ पे इसके आंसर एग्जैक्ट मैच होते नज़र आते हैं। उसकी वजह है कि वहाँ पे मैंने फैक्टर्स फार्मूला से कैलकुलेट किए हुए हैं और ये कैलकुलेशन मैंने एक्सेल में बनाई हुई है, तो इसलिए एग्जैक्ट मैच होते हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे फैक्टर। ये देखिए इसकी एनपीवी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 2868 है। जब हम इसकी डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म से आते हैं तो 4363 है। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ ही ना किया, ये एग्जैक्टली तकरीबन वही राउंडिंग ऑफ का बड़ा 1 रुपये का फ़र्क आया है, सेम है। लेकिन इधर डिस्काउंट फैक्टर्स राउंड ऑफ ज़्यादा होते हैं तो इसके फ़र्क थोड़ा ज़्यादा आ गया। बट एनीवेज हम जब इसको फर्दर 4363 की डिस्काउंटिंग करते हैं तो एग्जैक्टली 2868 से ये हमारी मैच हो जाती है, ये इस वैल्यू 2868 से मैच हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो फ़र्क समझाना चाह रहा था, ये वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट और उसका ताल्लुक एनपीवी के साथ। कंपाउंडिंग मैकेनिज्म से जब हम चलते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब जो पैसा शेयर होल्डर के पास, ऑनर के पास बचा 3 साल बाद वो मिलता है, और एनपीवी से हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। ये डिफरेंस है इस कैलकुलेशन में और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन में। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एनपीवी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें लिखने को तो उम्मीद नहीं आएगा, लेकिन किसी एमसीक्यू में ये टेस्ट हो सकती है। इसको पढ़ लीजिए अगेन। हमने इसको मेमोराइज नहीं करना लिखने के लिए, हमने इसको समझना है कि अगर हमें एमसीक्यू में कोई ये चीज़ टेस्ट की जाए तो हम इसको लॉजिकली सही, इसका जवाब सही ऑप्शन इसकी पिक कर सकें। कोई बात, कोई टर्म समझ नहीं आती पूछिए, इनको पढ़ लीजिए। किसी टर्म के अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई स्टेटमेंट आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो पूछिए।
किसी पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए जो आप ना समझ पा रहे हों तो बेटा पूछिए। सेकंड डिसएडवांटेज, एनपीवी कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है, इस टूल को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंफॉर्मेशन मौजूद हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, उसके लिए हमने चैप्टर 3 अभी पढ़ना है, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में कैट 6 में तो बेसिक लेवल है, लेकिन असल में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आप एक एनपीवी इन्वेस्टर अप्रेजल का टूल अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। विदाउट एक्सेसिव एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉलेज आप ये टूल अप्लाई नहीं कर सकते। किसी ऑर्डिनरी प्रोफेशनल के लिए ये टूल अप्लाई करना आसान नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बगैर अप्लाई नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड पे बैक पीरियड मेथड दैट वाज सिंपल, उसको अप्लाई करना एक एवरेजली एजुकेटेड प्रोफेशनल के लिए भी शायद वर्केबल है। इसको अप्लाई करना ड्रॉबैक हमें ये सिग्निफाई यहाँ पे ये कर रहा है कि आम किसी ऑर्डिनरीली एजुकेटेड प्रोफेशनल के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए किसी हाईली ट्रेन्ड और एजुकेटेड प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ड्रॉबैक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई बिकॉज इट रिक्वायर्स सम एडवांस्ड लेवल स्किल्स एंड नॉलेज। अच्छा जी, मैंने जब आपको इन्वेस्टर अप्रेजल टूल्स पे बात शुरू की थी तो मैंने एक जुमला शायद बोला था कि भाई जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई भी डिसीजन बिजनेस में लेना चाहते हो तो उसमें कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर किया जाता है। और बेनिफिट की मेजरमेंट के लिए मैंने कहा था कि तरीके तो कई हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट्स भी एक बेनिफिट मेजर करने का तरीका है। कारोबार से कितनी रिटर्न आ रही है, इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग प्रॉफिट। कारोबार से कितनी रिटर्न आ रही है, इट कैन बी मेजर्ड इन कैश फ्लो। मैंने आपको बोला था कि हमारे सिलेबस में सारे मेथड्स जितने हम पढ़ेंगे उनमें रिटर्न विल बी मेजर्ड बाय कैश फ्लो। बीएफडी में एक मेथड हम पढ़ेंगे जिसमें रिटर्न विल बी मेजर्ड बाय प्रॉफिट। यहां पे जुमला लिखा हुआ है कि भाई ये टूल कैश फ्लो में रिटर्न मेजर करता है, जो कि एक बेहतर तरीका है प्रॉफिट में रिटर्न करने की निस्बत। जो टूल्स प्रॉफिट में रिटर्न मेजर करते हैं वो कमजोर समझे जाते हैं, जो टूल्स कैश फ्लो में रिटर्न मेजर करके उसकी बेस पे फैसला करते हैं वो मजबूत समझे जाते हैं। इसकी वजह, प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, कैश रिटर्न कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। आपने कारोबार से कितना प्रॉफिट कमाया, आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदलो, प्रॉफिट बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस कर दो, प्रॉफिट बदल जाएगा। आप अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी एफको से फाइफो, फाइफो से एफको कर दो, प्रॉफिट बदल जाएगा। एंड देयर आर मेनी अदर वेज। अकाउंटेंट्स तो बनते ही इस चीज़ के एक्सपर्ट समझे जाते हैं ना भाई, वो मनूवर कर सकते हैं, चीज़ों को घुमा सकते हैं चीज़ों को। तो प्रॉफिट में यस, जितना बड़ा अकाउंटेंट होगा, जितना बड़ा फनकार होगा, उतना ज़्यादा पॉलिसीज से खेल के उसको प्रॉफिट को चेंज करना सीख लेगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो अकाउंटेंट की चॉइस पे, कंपनी के मैनेजमेंट की चॉइस ऑफ पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है, और कंपनी अपनी पॉलिसीज को बदल के प्रॉफिट्स की फिगर को बदल सकती है। तो जिसका मतलब ये हम लेते हैं कि भाई अगर प्रॉफिट बदल सकते हैं तो प्रॉफिट की बेस पे जो हमने फैसले किए हैं उन फैसलों की रिलायबिलिटी किस तरह जज की जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑर्गेनाइजेशन, मेरे बॉस ने मुझसे कहा भाई ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करके दो। मैंने प्रॉफिट बेस पे फिजिबिलिटी अगर कर दी, मैंने कहा जी हाँ जी कर ले, प्रॉफिट सालाना 5 मिलियन मुनाफा कमा के देगा आपको ये। तो मैंने एस्टिमेटेड डाटा के ऊपर मैंने अपने बॉस से कहा सालाना 5 मिलियन कमा के देगा, तो फीजेबल लग रहा है, इसको कर लो। बॉस ने मेरे कहने पे नया प्रोजेक्ट लगा लिया। अब पहले साल प्रॉफिट मैंने उसको कहा था 5 मिलियन आएगा, असल में प्रॉफिट 4 मिलियन आया। तो मैं अकाउंटेंट किस चीज का, अगर उसमें 4 मिलियन की रिपोर्ट दे दूं, ठीक है ना, क्या करूंगा मैं?
यार मैंने 4 मिलियन की उसको रिपोर्ट दे दी तो कहीं मेरी खिंचाई ना हो जाए, तुमने झूठ बोला था पहले, तुम नालायक हो। तो पॉसिबिलिटीज दे कि अकाउंटेंट उसको फज करके 4 को 5 में ला के दे, देखे जी 5 का था, 5 कमा लिया। होगा क्या, जब फिजिबिलिटी की थी तब पॉलिसी फाइफो ज़्यूम की थी, तब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन ली थी। अब जब एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब उस पॉलिसी से प्रॉफिट कम आ रहा था, पॉलिसी बदल के प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो इसको हम कहते हैं भाई ये रिलायबल नहीं होता, इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। ऑन द अदर हैंड कैश, मैंने लेट्स अज्यूम यही अपने मैनेजमेंट फिजिबिलिटी करते हुए कहा था जी पहले साल हम 2 मिलियन का कैश कमाएंगे। अब अगर मैंने 2 मिलियन का कैश नहीं कमाया, मेरी कंपनी ने 15 लाख कैश कमाया है, तो क्या 5 लाख कैश जेब से डालूंगा मैं? लो, कैश रिटर्न को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अकाउंटिंग रिटर्न्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट करने का मतलब उसके जो फिर रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल नहीं होते, उनमें इन्वेस्टर से डिसीजन लेने में गलती हो सकती है। लेकिन कैश रिटर्न बेस्ड जो टूल्स होते हैं उनमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, उनमें रिलायबिलिटी उनमें ज्यादा होती है जी। तो इसलिए हम कैश फ्लो बेस्ड जो टूल्स होते हैं, जो ऐसे इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के टूल जो रिटर्न्स को कैश में मेजर करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, उनको हम क्वालिटी वाइज बेहतर टूल्स समझते हैं। एंड एनपीवी इज वन ऑफ दोज। ये रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट को कैश में मेजर करता है। पेबैक भी ऐसा ही था, वो भी कैश में मेजर करता था। हमने जितने टूल पढ़ने हैं सारे ही कैश वाले हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिट बेस्ड टूल्स भी होते हैं जो कि फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है जी। एनी अदर क्वेश्चन? ये कोई नहीं पूछा, ये सबको आता लगता है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, तो इसके बारे में मैं सवाल पूछता हूं। व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट मेजर? एब्सोल्यूट मेजर से क्या मुराद है? हाँ जी आप बताइए, आप सबसे आगे बैठे हैं, आपको तो बिल्कुल समझ आ गया क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर। आप बताइए, मुस्कुरा रहे हो बड़े, पूछा किसी ने? एक और इसमें वर्ड यूज हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव? हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड जुमला यूज हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। इट इज इन लाइन विद द डिसीजन रूल इज इन लाइन विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। डिसीजन रूल तो आपको पता है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड हाउ डिसीजन रूल इज इन लाइन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव? कौन बताएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव? बेटा जब नहीं समझ आ रही, मैं जब बार बार पूछ रहा हूँ, पूछो मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे? क्या पढ़ने की जहमत भी नहीं कर रहे आप लोग? मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था सबसे पहले मुझसे सवाल इस पे किया जाएगा, और आपने इसके अलावा सारा दाएं बाएं से पूछे, इसके बारे में पूछा ही कोई नहीं। अब इसमें 2 चीजें ऐसी हैं जिनकी आपको समझ नहीं आई। एक एब्सोल्यूट वैल्यू क्या, एब्सोल्यूट मेजर से क्या मुराद है, दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिसीजन रूल से अलाइन कैसे। ये 2 इसमें चीजें थी जो मुझे पता है आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछ रहे, मुझे हैरत होती। मैंने कहा शायद ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए आज मेरे पास। मुझे तो पढ़ाते हुए इस सब्जेक्ट को 20 साल हो गए, 20 सालों में हर दफा मुझे ही बताना पड़ता है बच्चों को। मैंने कहा आपको शायद ज्यादा को पढ़े लिखे हो, तो आप लोगों को खुद पता, तो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, लेकिन बात वहीं की वहीं है। लेकिन ये तो गलत बात है ना बेटा, आपको एक चीज़ समझनी है एंड यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट ऑन दैट। और आपका काम सिर्फ ये था मुझसे पूछना कि बताओ भाई, नहीं समझ आई, जैसे इसका पूछा उसका पूछा, तो इसका भी क्यों नहीं किसी मुझसे पूछा? वजह अब इसकी मुझे वजह बताओ क्यों नहीं पूछा? शर्म आ रही थी क्या? कितने नलायक हैं, हमें नहीं पता क्या वजह थी, मुझे वजह बताओ क्यों नहीं पूछा था? कौन बताएगा? वैसे तो सब में सबके पास वजह होनी चाहिए, ना पूछने की वजह बताओ, क्या ख्याल है? कौन बताएगा ना पूछ? आप ही बताओ भाई, आपसे मैंने पूछा। बड़ा कन्वीनियंट आंसर है। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। एब्सोल्यूट का अपोजिट होता है रिलेटिव। रिलेटिव मेजर्स कहलाते हैं परसेंटेज मेजर, कि कंपनी 10% मुनाफा कमाएगी
कंपनी 10% रिटर्न कमाएगी, मुनाफा छोड़ते हम रिटर्न का वर्ड यूज करते हैं क्योंकि रिटर्न कैश प्रॉफिट दोनों में मेजर की जा सकती है। तो मुनाफा जब कहते हैं सिर्फ प्रॉफिट की बात होती है, रिटर्न में कैश प्रॉफिट दोनों आ जाते हैं। तो जनाब रिलेटिव मेजर से मुराद होता है परसेंटेज मेजर। 10% कंपनी 10% रिटर्न कमाएगी। रिलेटिव इंफॉर्मेशन का ड्रॉबैक ये है कि जब तक आपको 10% किसका बेस नहीं पता, दिस इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। 10% रिटर्न कमाएगी, किसका 10% कमाएगी, असल में रिटर्न कितना कमाएगी वो नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहूं 10% रिटर्न, इन्वेस्टमेंट 1 लाख इस पे कमाएगी, तो भाई इसका मतलब असल में कितना कमाएंगे, 10,000। 10,000 इज एब्सोल्यूट मेजर। अगर अब कहा जाए जी 10% रिटर्न कमाएगी कंपनी, तो 10% इज रिलेटिव मेजर, क्योंकि 10% किस वैल्यू के रिलेशनशिप में, इसके रिलेशनशिप में 10% है। अच्छा, इसका मतलब असल में कंपनी तो 10,000 कमाएगी। एब्सोल्यूट मीन वैल्यूज, रिलेटिव मीन रेशोज, रिलेटिव मीन परसेंटेजेस। रिलेटिव रेशोज या परसेंटेजेस में होते हैं मेजर्स, और एब्सोल्यूट रुपीज में होते हैं, वैल्यूज में होते हैं। तो वैल्यू बेस्ड मेजर्स आर मोर यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर। आपको कहा जाए जी कंपनी 10% कमाएगी और आपको कहा जाए कंपनी 10,000 सालाना कमाएगी, तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, 10,000। कि भाई जेब में पैसा कितना आएगा। ये हो सकता है 10% एक 100 रुपए का हो, 100 रुपए का 10% 10 रुपए कमाएगी सालाना। तो आपको 10% 10 रुपए कमाने वाला प्रोजेक्ट चाहिए या 10,000 कमाने वाला प्रोजेक्ट चाहिए। तो डेफिनेटली एब्सोल्यूट वैल्यू की एक अहमियत है, एक सिग्निफिकेंस है इन्वेस्टर की नजर में। दे प्रेफर एब्सोल्यूट वैल्यूज व्हाइल डूइंग एन एनालिसिस। और क्योंकि रिलेटिव वैल्यूज हमारे लिए ज्यादा यूजफुल तब होती हैं जब हमें उनके साथ बेस भी मिले। अगर बेस मिलेगी तो हम रिलेटिव को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे। सिर्फ रिलेटिव इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनकम्प्लीट है। रिलेटिव इंफॉर्मेशन along with base we can use these to convert into absolute value which is more useful for the investor। तो हमें यहां पे ऑलरेडी एनपीवी मेथड में एब्सोल्यूट वैल्यूज ही मिलती हैं जो कि बेहतर है। अच्छा जी, आप एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमने समझ लिया। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। एनपीवी हमने अभी कैलकुलेट की थी 2912 थी, अभी प्रोजेक्ट जो आखिरी कर रहे थे 2912 रुपीज एनपीवी हमने कैलकुलेट की। और हम अगर एक्सप्लेनेशन जो मैंने कल आपको एनपीवी की दी थी उसके मुताबिक अगर शेयर होल्डर ये प्रोजेक्ट करेगा तो उसकी वेल्थ में 2912 का इजाफा आएगा। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी एनपीवी मेजर चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। एनपीवी किसी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के नतीजे में, प्रोजेक्ट शुरू करने के नतीजे में शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा आएगा, इसलिए प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए। प्रोजेक्ट शुरू करने के नतीजे में वेल्थ में कमी आएगी अगर एनपीवी नेगेटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। वो फैसले करो जिनसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा इजाफा आए। मैक्सिमाइजेशन का मतलब सिर्फ इजाफा नहीं है, इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ नहीं लिखा हुआ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ लिखा हुआ है। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ही एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसी के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल नॉमेनक्लेचर सब्जेक्ट का नाम है। हमारे सब्जेक्ट में इसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहा जा रहा है, लेकिन असल नाम इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हमें कारोबारी फैसले वो करने हैं जिनसे शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा ज्यादा से ज्यादा आए, मैक्सिमाइजेशन हो। इंक्रीज इन वेल्थ नहीं है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है। अच्छा, अब वैसे जब मैं बात करूं, हमने डिसीजन रूल्स का पढ़ा था, उसमें डिसीजन रूल था पॉजिटिव एनपीवी हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव एनपीवी हो तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो।
इस डिसीजन रूल को सिर्फ देखो तो ये डिसीजन रूल आपको ले जा रहा है इंक्रीज ऑफ एनपीवी की तरफ, कि एनपीवी में इजाफे की तरफ जाओ, जहां पे वेल्थ एंड पॉजिटिव एनपीवी का मतलब वेल्थ में इजाफा। ये डिसीजन रूल जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का है, ये इंक्रीज इन वेल्थ की तरफ ले जाता है कि वो फैसला करो जिससे वेल्थ में इजाफा है, जिस फैसले से, जिस प्रोजेक्ट से वेल्थ में कमी आए वो प्रोजेक्ट नहीं करना। ये मैक्सिमाइजेशन कहां से आती है? मैक्सिमाइजेशन आती है कंपैरिजन वाले रूल से। कंपैरिजन वाला रूल हमें कहता है कि दो प्रोजेक्ट हैं, एक की एनपीवी 100 है और दूसरे की एनपीवी 50 पॉजिटिव है, कौन सा लेना है? ये मैक्सिमाइजेशन आई। इजाफा दोनों से वेल्थ में आ रहा है, इससे भी वेल्थ में इजाफा है, इससे भी वेल्थ में इजाफा है, लेकिन ज्यादा इजाफा किससे है? 100 से। तो अगर इन दोनों में से कोई एक करना है तो ये वाला करना है जनाब, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है। एनपीवी का रूल था कंपैरिजन में, अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है उसकी तरफ जाना है, वो बेहतर है। ये जो डिसीजन रूल है, इट इज इन लाइन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। अगर आप एनपीवी के डिसीजन रूल को फॉलो कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, जो मकसद है इस सब्जेक्ट का, उसको हासिल करने की तरफ चल रहे हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है, वो फैसले करने हैं जिनसे शेयर होल्डर की वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा इजाफा आए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। सो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट चेंज इन शेयर होल्डर वेल्थ मेजर हो रही है कि शेयर होल्डर वेल्थ में कितने रुपए का इजाफा आएगा, वो मेजर कर रहा है। और इसका डिसीजन रूल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ अलाइंड है। ये हमें उन प्रोजेक्ट की तरफ लेकर जाता है जो एनपीवी, जो वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा इजाफा लाता है। मैं अगेन कह रहा हूं, वी मे नॉट बी रिक्वायर्ड। मेरे हिसाब से एग्जाम में इनको राइटिंग का आने का चांसेस शायद लेस देन 1% है, कि मैं लिखने को कि इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को लिखो। 1% से भी कम चांसेस हैं अगर हम आई कैप की हिस्ट्री देखते हैं। लेकिन एमसीक्यू इसका आ जाना, मे बी इसके चांसेस फिलहाल अगेन ट्रेंड को देखते हुए 5-10% होंगे। वो भी कोई बहुत लाइक्लीहुड ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने देखा पूरे सालों में हमें सिर्फ एक दफा एमसीक्यू एंड इस चैप्टर से आया हुआ है। बाकी एमसीक्यूज हमें जो आते हैं, टोटल कोई 10-11 एमसीक्यूज हमें आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया से। लेकिन इन्वेस्टर अप्रेजल के एरिया से अगर पिछले 8 अटेम्प्ट में 70-80 एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो उनमें से सिर्फ एक एमसीक्यू इस चैप्टर से आया हुआ है। सो लाइक्लीहुड बड़ी कम है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें जब भी रिवीजन करें, रीडिंग करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। रीडिंग को अगर करते चलोगे तो पूरा चैप्टर रीड करने में आपको हार्डली दूसरी तीसरी रिवीजन में आके आधा घंटा या घंटा भी नहीं लगता। तो उसको ना छोड़िएगा, रीडिंग हैबिट साथ लेके चलिएगा। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये हमारी समरी होगी कि अगर हमने एज फाइनेंशियल मैनेजर हमने ये टूल अप्लाई करना है तो हम कैसे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है हमारा एस्टिमेट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट्स। फिर एस्टिमेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। देन डिस्काउंट ऑल कैश फ्लोज यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कैलकुलेट देयर पीवीज। देन पीवीज को इस्तेमाल करते हुए एनपीवी कैलकुलेट करो, जो कि पीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। और जब एनपीवी आ जाए देन डिसीजन रूल अप्लाई करो, जो कि हमें पता है पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर लो, कंपैरिजन है तो हायर पॉजिटिव इज बेटर। ये हमारी एनपीवी टूल की समरी है कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू की मदद से फिजिबिलिटी करनी है तो विच स्टेप्स विल बी फॉलोड। ये स्टेप्स मैंने आपको समराइज इसलिए किए कि हम आगे नया टूल देखने जा रहे हैं, विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? क्या सीखा हुआ आपने? कौन बताएगा व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? सीख क्या हो ना कि हमने पढ़ाया था ना, किसी टीचर ने कुछ बताया भी होगा इसके बारे में। क्या बताया था? ये क्या होता है?
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हमने अभी एक प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करना सीखी। मैंने एनपीवी को बड़ा जोर लगा के आपको बताया एनपीवी क्या होती है। एनपीवी मेजर्स चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। एनपीवी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका तरीका अभी समरी पेज में दिखाया पिछले पेज में, और एनपीवी क्या बताती है ये मैं आपको बता के आया कि चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ बताती है। अब इसी अंदाज में हम आईआरआर की बात करना चाहें, आईआरआर हमें क्या बताता है और आईआरआर क्या कैलकुलेट करता है, ये दो चीजें हैं जिनको हमें सीखने हैं। एनपीवी का एक लिमिटेशन है, हम यहीं से बात शुरू करते हैं फिर हम आईआरआर के ऊपर आते हैं, क्योंकि आईआरआर का मतलब शायद मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से बच्चों को नहीं आता, इसलिए नहीं बता पा रहे। तो हम एनपीवी से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी जब डिस्कशन हम कर रहे थे और मैंने जब आपको आर का मतलब और एनपीवी का मतलब समझाया था, तो वहां पे मैंने जो बात की थी कि भाई अगर मैं प्रोजेक्ट रिटर्न्स को 10% पे डिस्काउंट फैक्टर लगाऊं और फिर मैं एनपीवी कैलकुलेट करूं और ये पॉजिटिव आ जाए से 1000, इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने क्या दी थी कि फ्यूचर रिटर्न्स को जब हम डिस्काउंट करते हैं तो हम इन्वेस्टर को उसका रिक्वायर्ड रिटर्न वापस कर रहे हैं, फिर उसमें से हम असल ज़र भी वापस कर देते हैं, और अगर इसके बाद भी पॉजिटिव वैल्यू कुछ बच जाती है तो हमने कहा जी वेल्थ में इजाफा कर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट इन्वेस्टर को रिटर्न देने के बाद उसका प्रिंसिपल वापस करने के बाद भी शेयर होल्डर के लिए कुछ कमा रहा है, ऐसे ही। तो अगर मैं इसको इस तरह कहूं प्रोजेक्ट 10% से ज्यादा कमा रहा है, ठीक बात है ना, क्योंकि 10% तो हमने इन्वेस्टर को दे दिया, उसके बाद भी कुछ बच गया ना, इसका मतलब प्रोजेक्ट ने 10% से ज्यादा कमाया, प्रोजेक्ट ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर से ज्यादा कमाया। यहां पे हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट रिटर्न इज ग्रेटर देन आर एंड वाइस अदरवाइज। अगर यहां पे एनपीवी नेगेटिव आ जाती है तो इस हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिटर्न इज लेस देन आर, क्योंकि इन्वेस्टर को हमने 10% दिया तो 10% देने के बाद उसका प्रिंसिपल देने के बाद हमारे पैसे तो कम हो गए, नेगेटिव हो गए, मतलब हमारी जेब से निकल गया कुछ। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट 10% से कम कमा रहा है, इन्वेस्टर को 10% देने के लिए हमें अपनी जेब से पैसे डालने पड़ गए। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब हमारी जेब में कुछ पैसा ऐड हुआ, नेगेटिव एनपीवी का मतलब हमारी जेब से पैसा निकलेगा। यहां पे है 10% इन्वेस्टर को रिटर्न देने के बाद भी मेरी जेब में पैसा आएगा, और यहां पे इन्वेस्टर को 10% रिटर्न देने के लिए मेरी जेब से पैसा जाएगा। इसका मतलब यहां पे प्रोजेक्ट 10% से ज्यादा कमा रहा है तभी इन्वेस्टर को देने के बाद मेरे पास कुछ बच रहा है ना, और यहां पे प्रोजेक्ट 10% से कम कमा रहा है इसीलिए इन्वेस्टर को 10% देने के लिए मुझे पैसे डालने पड़े हैं जेब से, ठीक है। सो एनपीवी हमें ये तो बताती है कि प्रोजेक्ट का रेट आर से ज्यादा है या आर से कम है, लेकिन प्रोजेक्ट का रेट है क्या, प्रोजेक्ट किस रेट पे सालाना रिटर्न कमा रहा है, ये इंफॉर्मेशन एनपीवी का टूल हमें नहीं देता। और ये इंफॉर्मेशन बहुत से इन्वेस्टर्स पूछते हैं। आप किसी के पास जाओ ना जी, मैंने ये कारोबार में इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए, मैं कारोबार में पैसा लगवाना चाहता हूं, तो अक्सर इन्वेस्टर पूछा ये कारोबार सालाना कितना कमाएगा, मेरा तो 10% है, लेकिन आप मुझे बता कारोबार कितना कमाएगा। अगर तो आप कहते हो कारोबार 12 कमाएगा फिर तो मुझे डर लगेगा भाई कि 10 तो मुझे देना है और तुम्हारा अंदाजा है कि ये 12 कमाएगा, अंदाजे में थोड़ी ऊंच नीच हुई कारोबार तो मुझे रिटर्न देने काबिल भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर मुझे 10 चाहिए, तुम कहते हो कारोबार तो 20 कमाएगा, फिर मुझे हौसला है कि भाई इन्वेस्टर हौसले में रहेगा, भाई 20 है 20 का 18 हो जाए 15 हो जाए, मेरा 10 मुझे मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कारोबार किस रेट पे रिटर्न कमाता है। एनपीवी मेथड हमें यह नहीं बताता। एनपीवी में हम इन्वेस्टर को सिर्फ यह बता सकते हैं जी 10 से ज्यादा कमाएगा या 10 से कम कमाएगा, लेकिन कितना कमाएगा ये इंफॉर्मेशन हमें एनपीवी का टूल नहीं बताता। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का टूल इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। आईआरआर मेजर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। आईआरआर बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है।
एनपीवी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताता। अगर हमसे प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न पूछा जाए कि आप जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करना चाह रहे हो वो सालाना क्या रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करेगा, तो उसके लिए हमें आईआरआर का टूल इस्तेमाल करना है। अब आईआरआर का टूल कैसे हम इस्तेमाल करके रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, तो वो बात यहीं से जो हमने शुरू की थी इधर से निकलती है। हमें पता है अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट रिटर्न आर से ज्यादा है। हमें पता है अगर एनपीवी नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट रिटर्न आर से कम है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं ना बात कि अगर एनपीवी 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट रिटर्न आर के बराबर। इसी बात को आगे चलाते चले कि भाई एनपीवी पॉजिटिव का मतलब प्रोजेक्ट रिटर्न आर से ज्यादा, एनपीवी नेगेटिव का मतलब प्रोजेक्ट रिटर्न आर से कम, एनपीवी 0 का मतलब प्रोजेक्ट रिटर्न आर के बराबर। एनपीवी 0 का मतलब कैसे बनता है कि आपने 10% आपने इन्वेस्टर को 10% रिटर्न दी, आपने इन्वेस्टर को प्रिंसिपल वापस किया, आपके पास कुछ नहीं बचा। इसका मतलब प्रोजेक्ट ने जो कमाया सारा इन्वेस्टर को दे दिया, और प्रोजेक्ट ने कितना कमाया, 10% कमाया, सारा इन्वेस्टर को दे दिया। इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आर 10 के बराबर है, जो इन्वेस्टर को दिया उसके बराबर है ना भाई। पॉजिटिव एनपी का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर को 10 देने के बाद भी आपके पास बचा। नेगेटिव एनपीवी का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट देने के लिए 10% देने के लिए आपको जेब से पैसे डालने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट 10 से कम कमा रहा है। और 0 एनपीवी का मतलब है कि प्रोजेक्ट ने जितना कमाया वो सारा इन्वेस्टर को दे दिया, जितना कमाया सारा इन्वेस्टर को दे दिया, तो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है। अच्छा जी, अब यहां से जो कहानी बनती है कि फिर इसका मतलब अगर मुझे प्रोजेक्ट का आईआरआर जानना है तो मुझे ऐसा रेट ढूंढना है जिस पे एनपीवी, क्योंकि मैंने अभी क्या पढ़ा कि भाई जहां पे एनपीवी 0 है वहां पे आर प्रोजेक्ट के रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है। मुझे ऐसा आर ढूंढना है जिस पे एनपीवी 0 हो जाए। ये चीज ग्राफिकली देखो तो ये जनाब आपका डिस्काउंट रेट हम इधर प्लॉट करें, इधर पॉजिटिव एनपीवी है, इधर नेगेटिव एनपीवी है, इधर 0 एनपीवी है। मैं एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस को डिस्काउंट करूं से 5% पे, एनपीवी आई पॉजिटिव। फिर मैंने डिस्काउंट किया से 8% पे, एनपीवी स्टिल पॉजिटिव। फिर मैंने किया उसको 10% पे, एनपीवी स्टिल पॉजिटिव। जैसे जैसे हम डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाते हैं तो इन्वेस्टर की रिटर्न जो डिडक्ट हो रही है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, इन्वेस्टर की रिटर्न की रिडक्शन बढ़ती जा रही है। एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर के पास जो बच रहा है नेट वो कम होता जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है, मैं एक ही प्रोजेक्ट को पहले से 5% पे डिस्काउंट किया, फिर 8 पे किया, फिर 10 पे किया। जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता जा रहा है एनपीवी नीचे आती जा रही है। करते 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 ये एक रेट है जिसपे एनपीवी 0 मिल रही है, तो ये हमारा आईआरआर है। अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से, ट्राई अगेन एंड अगेन मेथड से 5, 8, 10, 11, 12 इस तरीके से रेट ढूंढ रहा हूं जहां पर जाके एनपीवी 0 हो जाए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। और अगर से एम एस जस्ट अज्यूमिंग ये इस यहां पर शायद 15% नजर आ रहा है, 15% लेट्स अज्यूम आर आईआरआर है। अब 15 से ऊपर मैं 16 पे डिस्काउंट करूंगा तो एनपीवी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। 16, 17, 18 आगे एनपीवी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से, ट्राई अगेन एंड अगेन मेथड से हम ग्राफिकली देखें तो कहानी कुछ ऐसे नजर आती है कि हम कैसे चलें। ये तो ग्राफिकली मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको एनपीवी का बिहेवियर नजर आ जाए। डिस्काउंट रेट के बदलने से एनपीवी का बिहेवियर क्या है। एग्जाम में हमें इस तरह बार बार ट्राई अगेन एंड अगेन नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। एग्जाम में जो हम करते हैं ना वो आप इस ग्राफ से समझ लो पहले। ये भी एक दूसरा ग्राफ है। एग्जाम में हम ट्राई अगेन एंड अगेन नहीं करते, सिर्फ 2 ट्राई करते हैं। लेट्स अज्यूम मैंने एक रेट ए ट्राई किया। लेट्स अज्यूम रेट ए है 10%।
एनपीवी आई पॉजिटिव 75, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, क्योंकि 10% पे मैंने एनपीवी कैलकुलेट की, पॉजिटिव आई। मैंने सीधा दूसरा रेट ट्राई किया 20% का, 20% पे एनपीवी आई -30। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट के रेट ऑफ रिटर्न 20% से कम है। सो एग्जाम में व्हाट वी आर रिक्वायर्ड कि हम कोई से दो रेट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 और 20 ले लिया, 5 15 ले लो, 2 4 ले लो, 6 ले लो, कोई दो रेट ले लो। दो रेट्स लिए, दो एनपीवी ले ली। जैसे इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए 10% पे एनपीवी पॉजिटिव, मतलब प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 10 से ज्यादा है। 20% पे एनपीवी नेगेटिव, प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 20% से कम है। 20 पे नेगेटिव है, 10 पे पॉजिटिव है, जीरो कहां पे है? अगर ग्राफिकली देखो तो ग्राफ हमें गाइडलाइन देता है कि भाई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट्स को आप मिला दो तो ये आपका एस्टिमेट आ जाता है, अंदाजन जीरो यहां पे होगा। अब यहां पे जो समझने की बात है, रियलिटी में ग्राफ जो मूव करता है वो कर्व में मूव करता है ऐसे। एक्चुअल आईआरआर शायद ये है, लेकिन एग्जाम में हमें एक्चुअल आईआरआर निकालना रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जाम में हमें यही आईआरआर निकालना रिक्वायर्ड है कि भाई एक रेट लो, उसकी एनपीवी निकालो, दूसरा रेट लो, उसकी एनपीवी निकालो, और फिर स्ट्रेट लाइन की मदद से एस्टिमेट कर लो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। और स्ट्रेट लाइन की मदद से एस्टिमेट करने के लिए हम एग्जाम में ग्राफ बनाते नहीं है, ग्राफ सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के दिया है। एग्जाम में हम स्ट्रेट लाइन की मदद से एस्टिमेट इस फार्मूला को इस्तेमाल करके करते हैं। अब जरा कहानी पूरी सुन लीजिए। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज एस्टिमेट कीजिए, जिसका पीछे आपको एनपीवी की समरी दी थी, आईआरआर की समरी है। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एस्टिमेट कीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर बेनिफिट, सिलेक्ट एनी टू डिस्काउंट रेट, कोई से दो डिस्काउंट रेट सेलेक्ट कीजिए। एनपीवी में क्या किया था हमने? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने डिस्काउंट रेट लिया था। यहां पे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट रेट नहीं लेना, यहां पे कोई से दो रैंडम डिस्काउंट रेट लेने हैं, दो डिस्काउंट रेट लेने हैं। उन दो डिस्काउंट रेट पे हमने दो एनपीवीज कैलकुलेट कर लेनी है। और जैसे ही आपको सिखाया मैंने, ये दो एनपीवीज आ गई, एक डिस्काउंट रेट की एनपीवी, दूसरे की एनपीवी, दो एनपीवीज आ जाएंगी। अब हमने इनका एस्टिमेट करने के लिए, भाई एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो जीरो कहां पे होगा? ये फार्मूला है जो हम आईआरआर एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। इसके साथ लिखा नहीं हुआ, बट इट इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग आईआरआर, और एग्जाम में यही रिक्वायर्ड है। एग्जाम में हमारी एस्टिमेटेड आईआरआर ही रिक्वायर्ड होती है। और ये आईआरआर निकालने का तरीका, लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर डिस्काउंट रेट, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, एनपीवी एट हाई डिस्काउंट रेट और हाई डिस्काउंट रेट। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज डालें तो एस्टिमेटेड आईआरआर हमें मिल जाती है। जैसे ग्राफ में जो हमने डाटा इस्तेमाल किया उसकी मदद से अगर देखें, लोअर डिस्काउंट रेट इज 10% प्लस एनपीवी एट डिस्काउंट रेट 75, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट 75, एनपीवी एट हाई डिस्काउंट रेट कितनी थी ग्राफ में? -30, -30। ये ख्याल कीजिएगा, एक माइनस फार्मूले का है और एक माइनस एनपीवी का है। माइनस माइनस इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा मैथमेटिकली, और मल्टीप्लाइड विद हाई रेट माइनस लो रेट, तो 20 माइनस 10। सॉल्व करके देख लो, आपको यहां पे क्या वैल्यू, 10 प्लस ये क्या बनता है फैक्टर? ये ख्याल कीजिएगा, ये 75/105 इंटू 10, 7.10, और आईआरआर आपका यहां बन गया 17.10, 14 लीजिए जी, 14 कर देते हैं। ग्राफ मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए शो किया कि हम इस फार्मूला की मदद से काम जो है वो कर क्या रहे हैं। हमने 10% पे एनपीवी ली, 20% पे एनपीवी ली, और इस फार्मूला से हमने एस्टिमेट कर लिया अंदाजन जीरो कहां पे होगी। और ये वो मैंने ग्राफ से आपको अंदाजा बता दिया कि मैंने ग्राफ से 10% पे एनपीवी, 20% पे एनपीवी और अंदाजन जीरो कहां पे होगी ये लिया। असल आईआरआर, एक्चुअल आईआरआर, एक्यूरेट आईआरआर ये नहीं है। एक्चुअल आईआरआर ग्राफ को अगर देखें तो वो यहां पे ये निकलती है कर्व, क्योंकि एनपीवी का जो है कर्व शेप में ग्राफ आ। ये
फार्मूला हमें स्ट्रेट लाइन की मदद से वैल्यू देता है, बट यही एग्जाम में चाहिए, एग्जाम में यही चाहिए, एग्जाम में इन्हीं स्टेप की मदद से आईआरआर निकालना ही रिक्वायर्ड है हमें। बेशक वो एक्यूरेट आईआरआर नहीं है, बट यही हमारी रिक्वायरमेंट है एग्जाम में। जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, हम जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट सालाना कितना रिटर्न कमाता है। सालाना रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट मेजर करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। एनपीवी मेजर करने के लिए स्टेप्स 2 स्लाइड पीछे आपको सिखाए थे, एक तो फिर फर्क समझ लो। एनपीवी मेजर करने के लिए आप कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हो तो फिर आप एनपीवी मेजर कर पाते हो। लेकिन आईआरआर मेजर करने के लिए आप कैश फ्लोज को किसी 2 रेट्स पे डिस्काउंट करते हो और फिर आप इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से आईआरआर पे पहुंचते हो। ख्याल कीजिएगा, हम यहां पे आईआरआर मेथड में रेट मेजर कर रहे हैं और एनपीवी मेथड में हम एनपीवी मेजर कर रहे हैं। ठीक हो गया? और हम इस मेथड में एनपीवी मेजर नहीं कर रहे, इस मेथड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट। कौन सा रेट? जिस पे एनपीवी 0 है। 0 तो हमें पहले ही पता थी, एनपीवी 0 आनी है। ठीक है, हम तो वो रेट ढूंढ रहे हैं जिस रेट पे इस प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 होती है, तो वही रेट हमारा आईआरआर होता है। ये बात हम यहां पे कर चुके हैं कि जिस रेट पे एनपीवी 0 होगी वही रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये बात हम कर चुके हैं। इसीलिए हमने फिर तरीका ढूंढा, वो रेट कैसे ढूंढा जाए जिस पे एनपीवी 0 होती है। तो ये तरीका है वो रेट ढूंढने का जिस पे एनपीवी 0 होती है। तो भाई ये है वो रेट जिस पे एनपीवी 0 होती है और यही रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है। जी, आईआरआर की कैलकुलेशन पे हमने थोड़ी सी बात की। अच्छा जी, आज इतना ही। कल इंशाअल्लाह आएंगे हम आईआरआर की कैलकुलेशन पे कुछ एक्टिविटीज करेंगे और इसके डिसीजन रूल पे बात करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे, अपनी डिस्कशन को कैरी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रेजुअली इस चैप्टर में लर्निंग चलती रहेगी। और जैसे मैंने कहा था, ये हमारा सबसे लेंथी चैप्टर है, इंशाअल्लाह इस पे काफ़ी टाइम लगने वाला है हमारा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।